हेलो स्टूडेंट, आपका मैथ ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, यदि आपको साइंस से डर लगता है तो वो डर आपका अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके सामने मैं आ चुका हूँ आपको साइंस पढ़ाने। क्योंकि आपका जो साइंस है उसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, जो आपको समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर साइंस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो साइंस है, इसके आपके तीन भाग होते हैं। साइंस के कितने भाग होते हैं? आपके साइंस के तीन भाग होते हैं। एक तो होता है आपका फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। तो मैं यहाँ पर जो है आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ आपके यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूशन क्लासेस पर साइंस में फिजिक्स। तो फिजिक्स का हम पहला चैप्टर यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। और ये आज की फर्स्ट क्लास रहने वाली है। आप शुरू से जुड़ जाते हैं तो आपको साइंस समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं आज हम, आज की इस क्लास के माध्यम से। तो बच्चों, जो आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है और दर्पण क्या होते हैं। यदि आपको मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बताऊं तो प्रकाश क्या होता है? जिसके द्वारा हमें अपने आसपास की वस्तुएं दिखाई दे रही है, तो वो हमारे पास माध्यम, वही हमारे पास किरण क्या होता है? प्रकाश। और प्रकाश हमें कैसे मिलता है? जो हमारे घर पे बल्ब लगे होते हैं उससे प्रकाश मिल जाता है हमें। पुराने टाइम में जब इन्वर्टर नहीं होता था, लाइट भाग जाती थी, तो हम प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए रात में क्या लगाते थे? मोमबत्ती। तो मोमबत्ती जो हमारे पास होती है, ये भी एक प्रकाश का स्रोत होती है। प्रकाश जो हमें मिलता है सूरज से ही प्रकाश में मिलता है, और ये प्रकाश का क्या है? प्राकृतिक स्रोत है सूर्य, जिससे हमें प्रकाश मिलता है। ठीक। उसके बाद होता है दर्पण। दर्पण क्या होते हैं? जिसमें हम अपने अपनी इमेज को देख पाते हैं, या फिर किसी वस्तु की इमेज को देख पाते हैं, प्रतिबिंब को देख पाते हैं। तो वो एक ऐसा माध्यम हमारे पास क्या होता है? दर्पण। और दर्पण भी हम पढ़ेंगे, तीन प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और हमारे पास अवतल दर्पण। तो ये सब हम पढ़ेंगे। प्रकाश परावर्तन भी पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। तो आज के तीन टॉपिक रहने वाले हैं, जिसमें हम प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके क्या नियम है, और दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास बहुत ही शानदार और एकदम बेहतरीन रहने वाली है, जो आपको एकदम समझ में आएगा। बस अब जरूरत ये है कि आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा आज की इस क्लास के माध्यम से। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है प्रकाश। तो जो आप सामने फोटो देख रहे हैं, ये होता है प्रकाश। ठीक। प्रकाश को चलने के लिए एक बात आपको ध्यान रखना है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश कहीं भी जा सकता है, बस उसके लिए एक क्या होना चाहिए? खुला माध्यम होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि प्रकाश हमारी जो दीवार है उसको पार करके हमारे पास दूसरी ओर चले जाएगा, ऐसा नहीं है। मगर खुला माध्यम है, चाहे वहाँ पे क्या नाम अपना वायु हो या फिर कोई और माध्यम हो, वहाँ पे प्रकाश जा सकता है, चल सकता है। तो ये होता है आपका प्रकाश। यदि हम आपके पेपर में आ जाए प्रकाश की परिभाषा, तो आप क्या बताएंगे? प्रकाश हमारे पास वह ऊर्जा का रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें अपने आसपास की वस्तुएं दिखाई देती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, या फिर प्रकाश वह किरण है जिसके माध्यम से हमें अपने आसपास की वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक। आगे परिभाषा और लिखी है: जिस ऊर्जा के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है, बिना प्रकाश के हम अपने आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। रात में लाइट भाग जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो अपने आसपास हम वस्तु देख ही नहीं पाते हैं। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? इन्वर्टर का उपयोग करते हैं, उसके द्वारा बल्ब जलाते हैं, या फिर इन्वर्टर नहीं भी है तो मोमबत्ती का उपयोग करते हैं, या फिर हमारे पास जो फ़ोन की लाइट है उसका उपयोग करते हैं। तब जाके हमें अपने आसपास की वस्तु दिखाई देती है, जब लाइट भाग जाती है उसके बाद। ठीक। तो प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए हमारे पास स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो भाई बल्ब है, मोमबत्ती है, सूरज का प्रकाश तो है ही खैर। उसके बाद हमारे पास जो फ़ोन की टॉर्च है, ये भी हमारे पास प्रकाश को उत्पन्न करने के कुछ स्रोत है, जिनका उपयोग करके हम अपने आसपास की वस्तु को देख पाते हैं। तो ये हमारे पास प्रकाश है। प्रकाश ना हो तो हमें अपने आसपास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो क्या लिखा है? बिना प्रकाश के हमें अपने हमें जो है अपने आसपास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे अपने अपने दो बार हो गया, इसको एक बार मिटा देंगे। तो आपको ध्यान रखना है क्या? बिना प्रकाश के हमें अपने आसपास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ठीक। और आपको ध्यान रखना है, जो प्रकाश है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश हमारे पास एक चुंबकीय तरंग है, ये भी ध्यान रखना है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, क्योंकि ये जो है निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात, अब यहाँ पे एक शब्द आया है निर्वात। तो निर्वात क्या क्या होता है? देखो, निर्वात एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे वायु नहीं होती है, अर्थात जहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं होता, ना ही कोई गैस, ना ही कोई हमारे पास जो है वायु, कुछ भी नहीं होती है। ऐसे स्थान को बोलते हैं निर्वात। और ये निर्वात कहाँ होता है? जो हमारा
वायुमंडल है उसके बाहर हम जाएंगे, यानी पृथ्वी से ऊपर की ओर चलेंगे, आसमान की ओर, वहाँ पे अंतरिक्ष आएगा और हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसको हटा के उसके पार हम जाएंगे, तो वहाँ पे कोई भी गैस, कोई भी हमारे पास वायु नहीं होगी। तो वहाँ पे जो स्थान है वो कैसा होगा? निर्वात। अब आप इमेजिन करो, जब प्रकाश जो है सूरज से आ रहा है, तो सूरज हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है, तो वहाँ पे तो कोई वायु, कोई गैस होगी नहीं, तो फिर भी प्रकाश चल के आ रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है? सूरज से प्रकाश मिल सकता है हमें, जो हमारे विद्युत बल्ब है उससे हमें प्रकाश मिलता है, मोमबत्ती से प्रकाश मिलता है, जो फ़ोन की टॉर्च है उससे हमें प्रकाश मिलता है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रकाश की विशेषताएं, यानी प्रकाश क्या क्या कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखेंगे, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यानी कि प्रकाश जो चलता है ना वो एकदम सीधी रेखा में चलता है, ऐसे नहीं कि कहीं को मुड़ के तब चलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रकाश हमारे कमरे के अंदर, हमारी छत के गेट के अंदर से एंटर करके हमारे घर के अंदर आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकाश चलता है सीधी रेखा में। ठीक। उसके बाद है प्रकाश का वेग। निर्वात में क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, नहीं जहाँ पे कोई माध्यम नहीं होगा, कोई गैस नहीं होगी, कोई वायु नहीं होगी, वहाँ पे क्या होता है? प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक। उसके बाद है प्रकाश कितनी स्पीड चलता है। तो निर्वात में बात करें तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में जा सकता है। यह है प्रकाश की स्पीड। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रकाश है इसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो जो सूर्य है, सूर्य, और ये हमारे पास है पृथ्वी, ये हमारे पास है पृथ्वी, तो यहाँ से क्या आ रहा है? प्रकाश। यहाँ से क्या आ रहा है? प्रकाश। तो प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा सूर्य से? वो आपको ध्यान रखना है, वो लगता है लगभग 8 मिनट। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, मैंने जो नोट कर रखा है यहाँ पे लिखा है आपके सामने, कि जो प्रकाश है इसको सूरज से पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो लगता है लगभग 8 मिनट, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, प्रकाश का अपवर्तन भी हो सकता है, प्रकाश का व्यतिकरण भी हो सकता है, और प्रकाश का ध्रुवण भी हो सकता है। जो प्रकाश का परावर्तन है और प्रकाश का अपवर्तन है ये आप 10th क्लास में ही पढ़ेंगे, और प्रकाश का जो व्यतिकरण है और प्रकाश का ध्रुवण है ये आप 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक। उसके बाद है प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश जो है कहीं भी आ जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई आगे हमारे पास है नेक्स्ट प्रकाश के स्रोत, नहीं प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक। तो प्रकाश के स्रोत होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है नेचुरल जो प्रकृति ने हमें खुद से दिया है, एक होता है प्रकाश का हमारे पास आर्टिफिशियल सोर्स जो हमने खुद अपने लिए बनाया है। तो जो सूरज से प्रकाश मिलता है वो प्राकृतिक है, आग जो जलती है उससे हमें जो प्रकाश मिलता है वो भी हमारे पास प्राकृतिक है, और जो जो जब बारिश होती है, जो आकाश में जो बिजली कड़कती है उसके द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो भी प्राकृतिक प्रकाश है, और जो ज्वालामुखी फटती है उससे जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो भी क्या है? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। ठीक। बल्ब हमने बनाया, लैंप हमने बनाया, मोमबत्ती हमने बनाई, और जो एलईडी बल्ब है ये हमने बनाया, लाइट हमने बनाई, तो उसके द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वो हमारा आर्टिफिशियल प्रकाश के स्रोत है, यानी ये कृत्रिम है। तो हम जहाँ यहाँ पर बात करें प्रकाश के स्रोत की, प्रकाश का स्रोत क्या है? होता है वे वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश मिलता है, या फिर वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत। ठीक। और जो प्रकार प्रकाश के जो स्रोत है उसके जो प्रकार है वे होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। मैंने समझा दिया आपको प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, जिनमें जो हमें प्रकृति ने खुद दिए हैं, ऐसे प्रकाश के स्रोत हमारे पास कहलाएंगे प्राकृतिक स्रोत, और जो हमने खुद से बनाए हैं प्रकाश के स्रोत उन्हें बोलते हैं हम कृत्रिम प्रकाश के स्रोत। ठीक। आपको बात समझ में आ गई होगी, परिभाषा भी आगे लिखी हुई है, याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे? प्रकाश के वे स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं वे तुम्हारे पास होते हैं प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, और प्रकाश के स्रोत वे होते हैं जिनसे हमें प्रकाश मिलता है। तो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? सूरज का प्रकाश, तारों का प्रकाश, जो जुगनू होते हैं जो बरसात के टाइम में जो मच्छर टाइप से होते हैं वे चमकते हैं उन्हें बोलते हैं जुगनू, उन्हें भी खुद का प्रकाश होता है, प्रकृति ने उनके अंदर नेचुरल ही दिया है। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है
प्रकाश के कृत्रिम स्रोत जो हमने अपने आप साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए हैं, वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए, व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं, वे प्रकाश के स्रोत क्या कहलाते हैं? कृत्रिम स्रोत। ये फिर हमारे पास याद कर सकते हैं, प्रकाश के वे स्रोत जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, वे वाले स्रोत प्रकाश से क्या कहलाएंगे? कृत्रिम स्रोत कहलाएंगे। जैसे कि बल्ब, एलईडी बल्ब, मोमबत्ती और लालटेन, फोन की टॉर्च या फिर हमारे पास टॉर्च। ठीक, ये सब। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट है, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? फिर प्रकाश कितने प्रकार का होता है? तो ये होते हैं दो प्रकार के, एक तो प्रदीप्त वस्तु, एक होती है अदीप्त वस्तु। यानी कि प्रकाश के स्रोत में हमारे पास उत्पन्न करने के आधार पर है ये प्रकाश के दो प्रकार। एक तो प्रदीप्त वस्तु होती है, एक होती है अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु कौन सी होती है? वे वस्तु होती है जिनमें खुद का प्रकाश होता है। जैसे कि सूर्य में खुद का प्रकाश है, जो हमारा बल्ब है उसमें खुद का प्रकाश होता है, लाइट से हमारे पास प्रकाश उत्पन्न होगा, बल्ब से। मोमबत्ती में भी खुद का प्रकाश है। यानी कि ऐसे वस्तुएं जो जिनमें खुद का प्रकाश होता है, वे हमारे पास कहलाएगी प्रदीप्त वस्तु। जैसे कि सूर्य का बल्ब, सूर्य बल्ब और सूर्य बल्ब, मोमबत्ती, फोन की टॉर्च, ये सब क्या हो जाएंगे? प्रकाश की जो हमारे पास है प्रदीप्त वस्तु। एक होती है प्रकाश की अप्रदीप्त वस्तु। ये कौन सी वस्तु होती है? ये वे वस्तु होती है जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, परंतु किसी और चीज से प्रकाश लेने पर तब चमकती है। ठीक, जैसे कि चंद्रमा, यानी कि मून। जो हमारा मून है इसमें प्रकाश है, ठीक, मगर इनमें इसमें खुद का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ऐसे पृथ्वी भी खुद का प्रकाश नहीं है, ये भी सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकती है। वस्तु अगर जो चिकनी है उसमें खुद का प्रकाश नहीं है, प्रकाश डालेंगे मगर चमकती है क्योंकि उसमें चिकनापन है। ठीक है, नहीं परावर्तक है। या फिर हमारे पास दर्पण तो काम करती है, इसलिए ये भी चमकती है, मगर इसमें खुद का प्रकाश नहीं होता। पुस्तक में, ऐसे कुर्सी में भी खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि ऐसी वस्तु जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, किसी अन्य वस्तु से प्रकाश लेने के बाद वे चमकती है, तो वे क्या कहलाती है? अदीप्त वस्तु कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। तो आपके सामने पिक्चर लगी हुई है, इस पिक्चर को समझ लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, तो इस पिक्चर में आपको क्या समझना है? देखो, जो हमारे पास ये एक वस्तु यहाँ पे है, ये एक हमारे पास जो है दर्पण है। ये हमारे पास क्या, एक दर्पण है। दर्पण क्या होता है? जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, तो वो होता है दर्पण। इसका एक तरफ तुमने कलर कर दिया और जो उसका ऊपर वाला भाग है ये क्या है? चिकना है। तो जब कोई प्रकाश, यहाँ मान लो यहाँ पे सूरज है, तो सूरज से जो प्रकाश आएगा वो फिर यहाँ पे जो है ऐसे टकरा के वापस चला जाएगा। तो इस घटना को हम क्या कह देंगे? प्रकाश का परावर्तन कह देंगे। और जो ये जो सूर्य के प्रकाश से जो आने वाली किरण है तो बोलते हैं आपतित किरण, और जो यहाँ टकरा कर वापस चली जाएगी तो बोलते हैं हम परावर्तित किरण। और जो ये अभिलंब है, ये ऐसे जो लंब ढला हुआ है इसे बोलते हैं हम अभिलंब और आपतित किरण। और जो अभिलंब है इसके जो बीच का कोण है तो बोलते हैं हम आपतन कोण आई। और जो अभिलंब है और जो परावर्तित किरण है, जो इनके बीच में जो कोण बना हुआ है ये, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक, तो क्या समझे? जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार वस्तु पर या फिर किसी दर्पण पर आकर टकराती है और टकराने के बाद फिर वो वापस चली जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का, प्रकाश का कहते हैं परावर्तन। तो यहाँ लिख देंगे परावर्तन, क्योंकि मैंने लिख रखा था अपवर्तन। तो क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो एक बार और रिपीट कर लेंगे परिभाषा जो लिखी हुई है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। देखो क्या लिखा है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पर टकराती है तो वह टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा तो हो गई है, अब हमारे पास है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के आपको ध्यान रखना है, दो नियम होते हैं। तो आपको मैं डायग्राम से ही समझा देता हूँ प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन से होते हैं। एक तो पहला नियम है कि जो ये आपतित किरण है ये वाली, और जो ये परावर्तित किरण है ये वाली, और जो ये हमारे पास है अभिलंब, ये क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। सेकंड नियम है कि जो ये आपतन कोण है और ये जो इधर का परावर्तन कोण है, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि आई और आर के बराबर होगा। ये हमारे पास प्रकाश के दो नियम हैं। आगे आपको देख लेते हैं, लिखे हुए भी हैं, याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक, तो पहला नियम हमारे पास है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक, पहला नियम। सेकंड नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेंगे।
आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि स्मॉल जो वो हमारे पास आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये हमारे पास हो जाएगा प्रकाश का सेकंड नियम। तो आपने याद क्या कर लिया यहाँ पे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये आपको ध्यान रखना है। जो बताया गया है ऐसे आप याद कर लेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा इस प्रकार से याद करना, जो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है नेक्स्ट समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, देखो भाई, जब तुम स्कूल जाते हो तो नहाने के बाद अपना जो है आप मुंह देखते हो बाल बांधने के लिए। तो जो आपके हाथ में जो शीशा होता है जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, बाल बांधते हैं, ठीक। तो जो आपके हाथ में जो वो शीशा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण ऐसा हमारे पास वस्तु होती है जिसमें हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं, ठीक। तो समतल दर्पण ऐसा होता है जिसका जो हमारे पास परावर्तक तल है जिसमें हमें अपनी इमेज दिखाई देगी, वो कैसा होता है, समतल होता है। तो जिस दर्पण का जो हमारे पास जो है परावर्तक तल समतल होता है उसे हम बोलते हैं समतल दर्पण। और जो आप अपने हाथ में जो शीशा लेते हैं उसे बोलते हैं दर्पण। अगर जो उसका सरफेस एकदम प्लेन है, यानी परावर्तक तल एकदम समतल है, तो उसे बोल देंगे हम समतल दर्पण। एग्जाम्पल है घर का शीशा जिसमें अपना आप फेस देखते हैं, ठीक। उसके बाद है गोले दर्पण। तो गोले दर्पण भी एक शीशा ही होता है, दर्पण ही होता है, मगर उसका जो परावर्तक तल है वो गोले के आकार का होता है। कैसा, जैसे देखो आप यहाँ देख पा रहे हैं और आप यहाँ देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, ये हमारे पास हो जाएंगे गोलीय दर्पण, और जो आप ये देख पा रहे हैं ये हो जाएगा समतल दर्पण, ठीक। तो गोल दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण का जो परावर्तक सतह है या तल है वो कैसे होता है, गोले के भाग का होता है, उसे हम बोल देंगे गोलीय दर्पण। और आपको ध्यान रखना है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आइए समझते हैं। तो नंबर एक तो हमारे पास होता है, हमारे पास अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये होता है अवतल दर्पण और ये होता है उत्तल दर्पण। तो आपको मैं समझाऊंगा चित्र के माध्यम से डेफिनेशन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की। तो देखो भाई, ये एक गोले के आकार का है, ठीक। तो इसका जो बाहर का हिस्सा है वो क्या है, कलर से रंगा हुआ है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी हमारे पास अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण हमारे पास वो हो जाएगा जिसका बाहर का हिस्सा तो रंगा हुआ होता है और भीतर का हिस्सा क्या होता है, परावर्तक होता है, फिर चिकना होता है। तो परिभाषा क्या है हमारे पास यहाँ पर जो है अवतल दर्पण की, यहाँ लिखा हुआ भी है कि वह गोले दर्पण जिसका बाहरी भाग तो होता है रंगा हुआ और भीतरी भाग होता है परावर्तक, वो हमारे पास होता है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, टॉर्च में। और जो साइड, जो वाहन के साइड में जो हमारे पास हेडलाइट या फिर जो वाहन के साइड में जो शीशा लगा हुआ होता है वहाँ भी इसका उपयोग होता है। इस और इसको लगाने का तात्पर्य ये है कि हम पीछे की वस्तु देख सकते हैं उस शीशे में, तो वो होता है अवतल दर्पण, ठीक। उसके बाद है हमारे पास उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसका उल्टा है, इसका भीतर का भाग तो होता है रंगा हुआ, ठीक। और जो बाहर का भाग होता है ये होता है चिकना। तो इसको तो परिभाषा देख भी सकते हैं आप यहाँ पे, जो हमारे पास यहाँ पे है, वह गोले दर्पण जिसका भीतरी भाग रंगा हुआ होता है और बाहरी भाग क्या होता है, परावर्तक होता है, उसे हम क्या कह देंगे, अवतल सॉरी उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, सड़क पे करते हैं, यानी सड़क के जो मोड़ होते हैं वहाँ पे लगा होता है क्या, उत्तल दर्पण। जैसे कि आपको मैंने पिक्चर पीछे दिखाई भी थी, ये हमारे पास जो है इस प्रकार से लगा होता है सड़कों पर ये, जिसका उपयोग सड़क पे जो है मोड़ पे करते हैं। इससे पता चल जाता है कि कोई गाड़ी आ तो नहीं क्रॉस करते समय, ठीक। ये है। तो आपने सीख लिया गोल दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, ठीक। और इनका आपने उपयोग भी देख लिया, कहाँ करते हैं इनका उपयोग, ये आपको याद कर लेना है, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है। यदि आप ये परिभाषा जान लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा में हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस तल क्या होता है, फोकस दर्पण का द्वारक क्या होता है, ये सब डेफिनेशन हम आगे देखने वाले हैं। और इसको समझने के बाद आज की क्लास का एंड हो जाएगा, फिर हम आगे के जो टॉपिक है चैप्टर की वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे देखते हैं, समझते हैं।
और आपको मैं चित्र के माध्यम से ही समझाऊंगा सारी चीज़ें जो आपको समझ में आएगा। ठीक, देखते हैं आगे। तो समझाने के लिए मैंने आपके सामने ले लिया है एक क्या, अवतल दर्पण। तो एक अवतल दर्पण है। ठीक, अब मेरी बात को बस ध्यान से सुनिएगा। आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैंने आपको पीछे बताई। बस आप ये चित्र को ध्यान से सुन लो। बस देखो, ये हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक, और जो अवतल दर्पण यहाँ से यहाँ तक का है, एम से लेके एम टू तक, तो जो भी इसकी लंबाई है एम से लेके एम टू तक, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। फिर जो दर्पण है ये, इसका जो मध्य बिंदु है बिल्कुल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इसका जो मध्य बिंदु है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। ठीक, और जो ये गोला है, ये जिस भी, जो हमारे पास ये दर्पण है, कौन सा, अवतल दर्पण, ये जिस भी गोले से काटा गया है, उस गोले का जो सेंटर है उसे हम क्या बोल देंगे, वक्रता केंद्र। ठीक, फिर जो हमारे पास जो सेंटर है, ये सेंटर, और ये हमारे पास ध्रुव, इन दोनों के जो बीच का जो पॉइंट है ये वाला एफ, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस। और फोकस से लेके जो ध्रुव तक की दूरी है, फोकस से लेके जो ध्रुव तक की दूरी है, इसे हम क्या बोल देंगे, फोकस दूरी। ठीक, और जो हमारे पास वक्रता केंद्र है, और जो ये ध्रुव है, वक्रता केंद्र है और जो ये ध्रुव है, यहाँ तक की जो दूरी है उसे हम क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक, और जो ये ध्रुव है और ये जो फोकस है और जो ये वक्रता केंद्र है, इन तीनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी ये वाली, इसे हम क्या बोल देंगे, मुख्य अक्ष। ठीक, तो जो मैंने आपको बताया ये ध्यान रखना है, चाहे आप देख लो परिभाषा में, आपको याद कर लेना है। तो ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, जो हमारे पास दर्पण का जो मध्य बिंदु है ये तो होता है ध्रुव। ठीक, और द्वारक क्या होता है, जो दर्पण के परावर्तक तल की जो लंबाई है वो होता है दर्पण का द्वारक। और वक्रता केंद्र क्या होता है, ये होता है जो गोला है, गोले दर्पण है, वो जिस गोले से काटा गया है उस गोले का जो केंद्र है उसे हम क्या कह देंगे, वक्रता केंद्र कह देंगे। ठीक, उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है गोले के वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु क्या होती है, मुख्य फोकस होती है। और मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। जो आगे लिखा हुआ भी है फोकस दूरी, ये क्या होती है, जो हमारे पास दर्पण है उसके मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में संबंध होता है। फोकस दूरी जो एफ है, ये आर की, यानी कि वक्र त्रिज्या क्या होती है, आधी, या फिर वक्र त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है मुख्य अक्ष। मुख्य मैंने बताया था आपको, ध्रुव, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है इसे हम बोल देंगे मुख्य अक्ष। तो जो मैंने आपको बताया ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको सामने यहाँ पे डिस्कस किया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पर जो है गोले दर्पण से संबंधित परिभाषा है, गोले दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, और अदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, और प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत, और प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की विशेषता क्या है, ये सब हमने यहाँ पर आज क्लास में डिस्कस किया। तो आपको क्लास बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यदि थोड़ा बहुत एक आधा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो आपको क्लास को एक बार दोबारा देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको परिभाषा चित्र के माध्यम से बताई है। तो ये आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है पढ़ाने का, चित्र के साथ साथ आपको परिभाषा याद कराने का, पूरे कंसेप्ट को बताने का। तो इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है आपको समझाने के लिए। जितना आसान तरीका हो सकता है उस आसान तरीके के माध्यम से ही आपको साइंस पढ़ाई जाएगी, जिससे कि आपको साइंस से डर न लगे। आपको साइंस आप बिल्कुल भी एक भूले ना याद करके, ऐसा सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आपको इस क्लास को कंप्लीट देखना है, आने वाली जो क्लासेस होगी उनको भी आपको कंप्लीट देखना है, ये कहने मतलब ये है। तो आपको जो है साइंस समझ में आ जाएगी। तो आपका जो यूट्यूब चैनल है मैप ट्यूशन क्लासेस, इसी पर आपको आने वाली सभी वीडियो देखने को मिलेगी। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी चैनल पर आपको जो है आने वाली सभी क्लासेस मिलेगी। आपके 10th क्लास की साइंस सब कुछ पढ़ाई जाएगी। इसमें हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स से, फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे हम फिजिक्स के सारे चैप्टर, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर और आपके बायोलॉजी के सभी चैप्टर समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। आपके इसी क्लास को, इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहीं पर आपको सभी क्लासें मिलेगी। तो आज ही क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
कोई डाउट रह गया है तो आने वाली नेक्स्ट क्लास में उसको मैं सोल्व कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट मुझे बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना है, जितना हो सके आपको वीडियो को शेयर भी करना है, जिससे कि यह वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जिनको इस क्लास की ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।